5 आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स में। स्टार्ट आप बोले तो ओके। 5 नाउ। Good morning, students. Welcome to the online classes of School of Open Learning. Myself, Guneet Kaur, and I'm taking your company law. And in the last class, we talked about share and share capital. We talked about what is share, difference between stock and share, what is calls in areas, what is forfeiture, what is allotment of shares, and all these things we talked about in the last class. And today we will take up the last section of this chapter before going forward to the next chapter, which is uh, our directors and key managerial person. So हम start करते हैं. Our topic for today is lien on shares. So students, lien on shares means a claim or charge on property for payment of some debt or obligation. So students, होता क्या है कि जब भी किसी भी शेयर होल्डर को मेंबर को कंपनी शेयर अलॉट करती है, तो अगर वो मेंबर की कुछ लाइबिलिटीज हैं या उस मेंबर ने कंपनी से कुछ डेट लिया है, तो टिल द टाइम वो मेंबर जब तक कंपनी को डेट पे आउट नहीं करता, अपने सारे डेट्स क्लियर नहीं करता, till that time कंपनी हैज लियन ऑन शेयर्स मींस कंपनी के पास जो शेयर्स दिए हुए हैं मेंबर को, वो एज अ सिक्योरिटी रहते हैं कि जब तक मेंबर अपनी लाइबिलिटीज अपने डेट्स पे आउट नहीं करता, टिल द टाइम वो मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो कंपनी के पास रहेंगे, एज अ सिक्योरिटी रहेंगे, तो उसकी जो ओनरशिप होती है ना, वो कंपनी के पास चली जाती है. तो दैट इज लियन ऑन शेयर्स. मीन्स आप एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखते हो. A lien on shares is a security which makes the company a secured creditor for the debts due from a member. अब कंपनी के पास अगर एक सिक्योरिटी आ जाती है कि जो भी शेयर्स मेंबर को अलॉट करे थे वो अब हम अपने पास रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करने देंगे, उसकी ओनरशिप उससे ले लेंगे, ताकि जो भी कंपनी ने अपना डेट दिया है, अपने जो भी कंपनी के मेंबर्स को जितना भी अमाउंट का क्रेडिट दिया है, तो उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है. तो दैट इज लियन ऑन शेयर्स. जब आप शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी रखते हो अपने पास for the payment of debt or obligation of the member. So I hope students lien on shares आपको समझ आया कि जो भी मेंबर का डेट होता है या मेंबर की ऑब्लिगेशन होती है, उसके लिए जो भी अमाउंट मेंबर्स ने कंपनी से लिया हुआ है, उसके लिए उनके जो शेयर्स हैं उनको एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है टिल द टाइम वो अपनी ऑब्लिगेशन पे आउट नहीं करते. That is lien on shares. Now there is a difference between forfeiture and lien on shares. So students, दो टर्म में हमने पढ़ा है कि forfeiture शेयर भी करते हैं कि जब भी हम अपने शेयर कैपिटल इशू करते हैं, फिर हम उनसे पेमेंट लेते हैं कुछ एप्लीकेशन पर, कुछ अलॉटमेंट पर, कुछ कॉल्स पर. बट जब भी ड्यूज हो जाते हैं या कॉल की पेमेंट नहीं होती, तो पूरा जब तक हमें मनी रिकवर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम फोरफीट कर देते हैं कि आप अपने कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रहे, आप अपने शेयर की पेमेंट नहीं कर रहे, सो वी आर फोर फीचरिंग योर शेयर. फोर फीचर का क्या मतलब होता था कि हम कैंसिल कर देते थे वो शेयर्स को. वेरास लियन क्या होता है, लियन एक सिक्योरिटी है कि जो भी डेट मेंबर्स ने लिया है उनके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी की तरह हम शेयर्स को यूज करते हैं. तो लियन इज द सिक्योरिटी फॉर अ डेट. लियन क्या हुआ, हमारा एक सिक्योरिटी है जो भी मेंबर्स का डेट है. whereas forfeiture is a penal action for the default of the shareholder. तो जब भी डिफॉल्ट होगा शेयर होल्डर की तरफ से, कॉल्स नहीं आएंगी, अलॉटमेंट पर मनी नहीं आएगा, तो देन हम कहते हैं कि अब हम शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, मींस कैंसिल कर रहे हैं. अब सेकंड पॉइंट आप देखो, डेट्स ड्यू ऑन शेयर्स और अदर ड्यूज. सो जो लियन होता है वो किस लिए यूज करते हैं हम, क्योंकि मेंबर्स ने कुछ डेट लिया होता है, ठीक है, शेयर्स के अगेंस्ट. सो उस डेट के लिए हम लियन इशू करते हैं, लियन ऑन शेयर्स करते हैं. whereas फोर फीचर कब यूज होता है, जब भी हमारी कॉल्स जो होती हैं वो अनपेड होती हैं, जब भी हमारी पेमेंट नहीं आएगी, कॉल्स अनपेड होगी, तो हम शेयर्स को कैंसिल कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं
forfeiture of shares. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ शेयर. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज हमने पढ़ा जो हमारे शेयर्स होते हैं वो लाइक एनी अदर गुड किसी भी गुड की तरह इजीली मूवेबल होते हैं. शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड can be transferred by the shareholders in the manner prescribed by the articles. Right to transfer share is absolute and inherent in the ownership of shares. Articles cannot absolutely take away the rights of members to transfer shares, thus making shares non-transferable. Shares of a public company are freely transferable. So students, public company के जो members होते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी के मेंबर्स कौन हो गए? नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. आज आपने एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. आपको बेटर प्राइस मिल रहा है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है. whereas a private company is required to restrict the right of the members to transfer the shares. whereas अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें शेयर्स ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ मेंबर्स के पास ही कंपनी की ओनरशिप है, कंपनी के शेयर्स हैं, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. सो प्राइवेट कंपनी में कैसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि दे आर रिक्वायर्ड टू ऑफर देयर शेयर्स फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी बिफोर ऑफरिंग देम टू द आउटसाइडर्स. जैसे पब्लिक कंपनी में तो आप बहुत इजीली यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर. सो पब्लिक कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके शेयर्स हैं दे आर इजीली एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल. whereas इन प्राइवेट कंपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. there are certain restrictions, for example जैसे कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जैसे अभी एक प्राइवेट कंपनी है आपकी, उसमें 10 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल. नाउ two members says that they don't want to continue and they want to transfer their share. वो अपना मतलब वो अपने ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने शेयर्स को. तो रूल कहता है, आर्टिकल कहता है कि सबसे पहले आप जो आपके बचे हुए 8 मेंबर है ना उनको ऑफर करो whether they want to buy. If they don't want to buy, then you can offer these shares to the outsiders. तो कुछ restrictions हैं private company में shares transfer करने के लिए, whereas in public company shares are really easily transferable, easily and freely transferable. So एक student term होती है transmission of share. एक तो हमने पढ़ा ट्रांसफर. ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? आप one person to another को ट्रांसफर कर रहे हो. एक सिचुएशन होती है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. सो दिस इज ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ इज टर्म ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. जब आपको कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब लॉ कहता है कि आपको अब अपने कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना है, क्या केसेस है? इन द केस ऑफ डेथ, insanity or insolvency of an individual member if the member is a limited company on its liquidation. तो students अगर किसी एक member की death हो जाती है then जो हम term use करेंगे ना उस अब death हो गई है तो उसके shares को transfer करना होगा. law कहता है in that case हम ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं बोलेंगे, हम उस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. जब ऑन अकाउंट ऑफ लॉ, जब केसेस हो हमारे पास, कोई डेथ केस हो या इंसैनिटी हो या इंसॉल्वेंसी हो, इन दैट केस जब हम ट्रांसफर करते हैं शेयर्स, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. तो इसके अंदर स्टूडेंट्स केसेस हैं व्हेन, जैसे हमने अभी एक केस पढ़ा ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. सिमिलरली देयर आर अदर केसेस आल्सो फॉर ट्रांसमिशन. सो अब हम इसका डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पॉइंट्स. अब डिफरेंस क्या है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि जो ट्रांसफर होता है शेयर का वो वॉलेंट्री होता है. तो उसके अंडर ऐसा नहीं है कि आपको लॉ कह रहा है कि आपको करना है ट्रांसफर. ट्रांसफर इज वॉलेंट्री, तभी हम उसको ट्रांसफर बोलते हैं.
Transfer of shares is a voluntary act of a shareholder, whereas transmission is by operation of law, which take place in the event of death, insolvency, lunacy of a member. So, अगर law कहता है कि हमें अपने जो भी शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर करना है और किन केसेस में करना है इन टर्म्स ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी lunacy of a member. So lunacy is insanity when the person is not that capable to make decisions. ठीक है, mental illness. So in that case transmission है. अब यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेबल ऑन ट्रांसमिशन. तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो शेयर्स को, वेयर एज अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेबल. is about transfer and transmission of shares. Students, अब जो हम next topic कर रहे हैं वो है कि holding of shares in physical form and demat form. So students, अगर किसी को knowledge हो थोड़ी बहुत भी in trading और in stock market, तो अब जो भी हमारे shares है ना उनको हम demat form में रखते हैं. Dematerialization कह लो या demat उसकी short form है. इसका मतलब है कि अब जो शेयर्स के सर्टिफिकेट होते हैं ना वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होते हैं. तो अर्लियर टाइम्स में पहले क्या होता था कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब 10 years बैक, तो आपको एक सर्टिफिकेट आता था. जैसे अगर आपने देखा हो कि एफडी का भी एक प्रॉपर पेपर इशू होता था पहले, जस्ट लाइक दैट एक पेपर डॉक्यूमेंट मिलता था आपको जिसको हम बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट. तो वो फिजिकल फॉर्म में आपने शेयर्स की होल्डिंग आपको मिलती थी उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर. जैसे अगर आपने पहले किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता था ऑफ दैट कंपनी कि आपने इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपने परचेज करे हैं. बट इन टुडेज टाइम अब जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सारी डीमैट फॉर्म में होती है. डीमैट मींस दैट फिजिकल कुछ भी नहीं होता, आपको सारे सॉफ्ट कॉपी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, तो आपको सब कुछ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. The shares of a public company may be held in physical form, whereas share certificate is issued by the company to the holder of share as evidence. So share certificate क्या होता था? शेयर सर्टिफिकेट अब आपको चाहे फिजिकल फॉर्म में मिले या डीमैट फॉर्म में मिले, शेयर सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है कि ये एक एविडेंस है टू द टाइटल ऑफ स्पेसिफाइड शेयर्स इन द कंपनी. तो एक शेयर सर्टिफिकेट आपका जो होता है वो एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं. A shareholder of a public company may shares in non-physical form, that is dematerialized form, demat form. अब dematerialization क्या होता है? It is a process by which the physical share certificate of an investor are taken back by the company and an equivalent number of shares are credited in the electronic form at the request of the investor. So स्टूडेंट्स, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि आप अपने फिजिकल फॉर्म के जो भी शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं जितने भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, आप उसको वापस कंपनी को दे दो और कंपनी आपका एक डीमैट अकाउंट बना देगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके जो भी शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स को क्रेडिट कर देगी. So the Depository Act 1996, which came into the force from 20th September 1995, provides a legal framework for establishment of depositories to facilitate holding of securities, including shares in the demat form, and to effect transfer of shares through book entry by a depository participant who is an agent of the depository. So students, basically, एक depository act है 1996. तो उसने कहा कि अब से सारी भी जो भी सिक्योरिटीज होंगी वो डीमैट फॉर्म में होंगी. तो 1995 20 सितंबर के बाद सारी शेयर्स की जितनी भी हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. देन दे सेड कि अगर आपको कोई भी ट्रांसफर करने हैं शेयर्स तो आप उसको थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करोगे जिसको हम बोलते हैं डीपी. तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स
बैंक्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। उनका पर्पस क्या होता है कि वो एक एज एन इंटरमीडियरी एक्ट करते हैं, एज एन इंटरमीडियरी वो है, और आपके बिहाफ पर, ठीक है, जो भी आपको शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर कराने हैं, तो वो एक एक इंटरमीडियरी है, एक आपका मिडिल मैन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप एंट्री कर कर शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। The share certificate हमने डिस्कस कर लिया. It is an evidence of the ownership of the shares of the company. अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो उसका प्रूफ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट. ये डॉक्यूमेंट से हमें पता लगेगा कि आपके पास इस कंपनी का टाइटल है, इस कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं. Then there are rules regarding issue of share certificate. This you need to go through yourself. Time limit for delivering, penalty, legal effects of share certificate. Now, limitation of holding securities in physical form. So, students, Depository Act 1996 ने कहा कि from 20th September 1995 all the shares will be held in electronic form. उन्होंने कहा कि अब physical form में हम नहीं रखेंगे share certificates को, इसको convert करेंगे into electronic form. अब क्यों करा फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? बिकॉज डेफिनेटली कुछ उनको डिसएडवांटेजेस लगे होंगे, कुछ लिमिटेशंस उन्होंने फेस करी होंगी, जो कि क्या थी? नंबर 1, एक तो रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट. रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड म्यूटिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट मतलब एक तो चोरी का डर कि जो भी सर्टिफिकेट है वो कोई पर्सन ले ले धोखाधड़ी से, या म्यूटिलेशन उसको उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर दे. So transfer of securities in physical form is required to be accomplished by physical movement of certificates and registration of the company. The process often involves long delays and significant portion of transactions end up as bad delivery due to faulty completion of paperwork. So students, जब भी पहले paperwork होता था तो उसमें problems आती थी, जैसे कि delays हो जाते थे कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट है उसको डिलीवरी में ही इतना टाइम लग जाता था, इतनी बैड डिलीवरी थी दैट इट समटाइम्स टेक मोर देन 2 months. अब क्या है, अब सिस्टम बहुत इजी है, कंप्यूटराइज्ड है. आपने अभी शेयर परचेज करा, राइट अवे आपको ईमेल आ जाएगा दैट यू आर दैट इन योर डीमैट अकाउंट इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज करे. लिमिटेशंस क्या थी? हाई कॉस्ट इन्वॉल्व बाय वे ऑफ पोस्टल चार्जेस. अब अगर पहले क्या होता था कि आपने अभी शेयर्स खरीदे हैं तो आपका एक प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पर बनने में, आपकी डिटेल्स डालने में इट यूज टू टेक टाइम. फिर बाय पोस्ट आपको डिलीवर होता था तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी, टाइम लगता था, बैड डिलीवरी होती थी. थेफ्ट एंड फॉर्जरी. फॉर्जरी क्या होता है? जैसे अगर आपके साइन है, कोई जानबूझकर उनको फॉर्ज कर दे, अपने साइन कर दे कि हाँ ये तो मेरा है, ठीक है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए ही कन्वर्ट करा गया, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा गया ट्रेडिंग को, शेयर्स को, शेयर सर्टिफिकेट्स को. Now, the next topic is depository system. So, depository system क्या होता है? Wherein the securities of investor are held in the electronic form with the depository at the request of the investors. अब डिपॉजिटरी एक इंटरमीडियरी है, ये क्या करते हैं, जो भी सिक्योरिटीज होती हैं इन्वेस्टर्स की उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हैं. इन्वेस्टर जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने शेयर परचेज करे तो मेरा जो डिपॉजिटरी है, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरी जो भी मैंने शेयर्स परचेज करे हैं, जो भी मेरी सिक्योरिटीज हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने पास रखो. Now, in this system, transfer of securities take place by means of book entry on the ledger of the depository. तो जो भी आपकी ट्रेडिंग है, जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो सिक्योरिटीज को, तो ये थ्रू एंट्री, बुक एंट्री के थ्रू बैंक आपके बिहाफ पर या डिपॉजिटरी आपके बिहाफ पर कर देता है.
अगर आपने सुना हो जैसे आईसीआईसी बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो वो ये भी कहते हैं कि आप अपना डीमैट अकाउंट भी बनवा लो। डीमैट अकाउंट क्या, अगर आप ट्रेडिंग करते हो दैट इज अगेन डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। तो डिपॉजिटरी सिस्टम सिर्फ आपकी सिक्योरिटीज के लिए है। ये आपका बैंक इज योर डिपॉजिटरी, ऐसा नहीं है। बैंक में आप जाते हो, आपके अकाउंट्स होते हैं, वहां पर आप अपनी मनी डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, बट बैंक कैन ऑल्सो बी योर डिपॉजिटरी। बैंक में भी आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है। तो बट डिपॉजिटरी का रूल क्या होता है, वो सिर्फ आपकी सिक्योरिटीज को रखता है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। एंड देयर आर फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी जो आप गो थ्रू करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डीमटेरियलाइजेशन। Dematerialization is the process of converting physical scripts into computerized ledger accounts maintained by the depository. In this process, the physical security certificate of an investor is surrendered to the company through the depository, and an equivalent number of securities are credited into electronic form at the request of investors. So, student, dematerialization का simple meaning है कि आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी। तो जो डिपॉजिटरी क्या होते हैं, वो आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ले लेते हैं, सरेंडर करते हो, आप उनको देते हो, और वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स को डीमैट अकाउंट में आपके क्रेडिट कर देते हैं। सो फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना इज डीमटेरियलाइजेशन। एक और टर्म होता है स्टूडेंट, रीमटेरियलाइजेशन। सो डीमटेरियलाइजेशन से आप फिजिकल से आए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नाउ इसका ऑपोजिट, जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जाते हो फिजिकल फॉर्म में, तो हो सकता है इन दैट केस उस टर्म को हम बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इज कन्वर्टिंग द सिक्योरिटीज from electronic form with the depository into physical form. Again आप अपनी depository, because वो आपका middleman है, आप उसको बोलते हो कि कन्वर्ट दिस इनटू फिजिकल फॉर्म, कि मेरी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास सिक्योरिटीज हैं उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए एक प्रोसेस है दैट इन्वेस्टर को सबमिट करना होगा, RRF, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम थ्रू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको आप रीड आउट करोगे। तो अब आपको डिफरेंस समझ आया, डीमटेरियलाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक, रीमटेरियलाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल फॉर्म। तो इन दोनों में आपको एक एक फॉर्म यूज होता है, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम for rematerialization. So students, और there are two depositories in India. India में दो depositories हैं, एक का नाम है National Security Depository Limited, NSDL, ठीक है, and one is Central Depository Services Limited, CDSL. तो ये दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है, जहाँ पर आपके जो भी डिपॉजिटरी के रूल्स होते हैं टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज और टू कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो सब कुछ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर एंड शेयर कैपिटल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन। डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन, स्टूडेंट सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। हमें पता है कि MD बोलते हैं हम, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो, तो मींस दे आर द वंस हु रन द बिजनेस, हु रन्स अ कंपनी। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस को रन करते हैं, दे आर द हेड पर्सन ऑफ द कंपनी। एंड की मैनेजरल पर्सन, इसमें की मैनेजरल पर्सन में हम पढ़ेंगे कि और कौन इम्पोर्टेंट, की का क्या मतलब होता है, की आर लाइक द इम्पोर्टेंट मैनेजरल पर्सन, कौन और इम्पोर्टेंट मैनेजर्स होते हैं कंपनी में जो रिक्वायर्ड होते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स कौन होते हैं. Directors are the persons appointed to direct and supervise the affairs of the company. As per Section 2, subsection 34 of the Companies Act, directors means a director appointed to the board of a company. So simple definition है students, director कौन होते हैं जो आपके company के अफेयर्स को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कंपनी में, सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है. सो दे आर द डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो कंपनी का बोर्ड होता है वो अपॉइंट करता है एक डायरेक्टर. ठीक है, टू सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो देखने के लिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी में, सब प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग है. A minimum number of 3 directors in case of public company. So public company में हमें minimum 3 directors चाहिए and 2 in case of private company. And अगर 1 person company है तो उसमें एक ही member है तो वो ही director होगा. तो अगर आप public company बना रहे हो तो public company है आपकी, तो आपको you should have at least 3 minimum directors and 2 in case of private company. A maximum of 15 directors. A company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. So आपको minimum 3 चाहिए public में और 2 में private में 2, but maximum limit कितनी है दोनों public and private में 15. तो अगर आप more than 15 directors बना रहे हो तो it means that कि आपको एक special resolution के through you can do that. Now there are different types of directors. Directors की भी ना बहुत सारी classification है. जैसे number 1 is shadow director. Students बहुत ध्यान से समझेंगे. Shadow director means a person other than a professional advisor whose instructions the directors of a company normally comply is a shadow director. In other words, where a person who is not a director exerts such an influence over the company's directors that those directors are accustomed to act in accordance with that person's instruction. That person is a shadow director. So students, shadow मतलब किसी की परछाई. वो पर्सन डायरेक्टर, एक्चुअल डायरेक्टर नहीं है, बट उस पर्सन के इन्फ्लुएंस इतना है कंपनी के डायरेक्टर्स पर कि वो डायरेक्टर्स कंपनी में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उस पर्सन के बिहाफ पर कर रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं. सो हम उस पर्सन को बोल सकते हैं शैडो डायरेक्टर, हु इज नॉट अ डायरेक्टर. वो डायरेक्टर नहीं है बट स्टिल वो बाकी डायरेक्टर्स पर अपना इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने डिसीजंस. नेक्स्ट इज डी फैक्टो डायरेक्टर. शैडो डायरेक्टर हमें समझ आया दैट जो डायरेक्टर नहीं है बट वो अपना इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी डायरेक्टर्स पर कि वो उसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कंपनी को. Next is de facto director. De facto director is a person who has not been formally appointed or who is disqualified to be appointed as director, but who is holding himself out as a director. Such director in effect occupies the position of and acts as if he were a director. एक डी फैक्टो डायरेक्टर है कि वो बिहेव ऐसे ही कर रहा है जैसे कि वो डायरेक्टर है, बट वो डायरेक्टर नहीं है बिकॉज उसको कभी फॉर्मली हमने अपॉइंट ही नहीं करा डायरेक्टर के लिए. और या तो हु इज डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, वो क्वालिफाई ही नहीं करता डायरेक्टर होने के लिए बट ही बिहेव्स जैसे कि वो डायरेक्टर है. ठीक है, सो डी फैक्टो डायरेक्टर हम इसको बोल सकते हैं दैट इट्स अ फेक डायरेक्टर who is not been formally appointed, now उसे अपॉइंट करा है और who is qualified भी नहीं है वो डायरेक्टर बनने के लिए, but he behaves, he hold himself that he is a director. Next is first directors. These are the directors who act as the directors of the company immediately after the formation of the company. So जो हमने पढ़ा कंपनी बनती है, फॉर्मेशन होती है, तो प्रमोटर्स आते हैं सबसे पहले. प्रमोटर्स जो अपॉइंट करते हैं जिन डायरेक्टर्स को, जो कंपनी को इमीडिएटली ज्वाइन करते हैं फॉर्म होने के बाद, फर्स्ट डायरेक्टर्स है.
They are appointed by the promoters. Next is rotational director. These are the directors who are liable to retire by rotation by turn. They may be reappointed again after the retirement. So rotational directors हैं, तो जैसे जैसे टर्न बाय टर्न रोटेशन होता है कि लाइक आफ्टर 7 years 8 years अब नेक्स्ट डायरेक्टर आएगा. सो उनको अगर वो रिटायर हो गए तो ऑब्वियसली अब नेक्स्ट डायरेक्टर आएगा, बट वो रिटायरमेंट के बाद भी रीअपॉइंट हो सकते हैं. They are liable who are liable to retire by rotation. Permanent directors. These directors are not liable to retire by rotation. While a public company may appoint 1/3 of the total directors as permanent directors, private company may have all of their directors as permanent directors. So students, rotational director में क्या हो रहा था कि जब अगर आप आज डायरेक्टर बन गए हो तो जब आपका टर्म खत्म होगा लाइक 5 years है फॉर एग्जाम्पल, तो आप रिटायर हो जाओगे. वेराज परमानेंट डायरेक्टर में क्या है कि आप रिटायर नहीं होगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई फिक्स टेन्योर है. अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप डायरेक्टर रहोगे परमानेंट पीरियड के लिए. ठीक है. Additional directors. Additional directors are in addition to the directors of the company appointed at the AGM, annual general meeting. Powers, rights, and duties of additional directors are at par with other directors. They hold the position of directors till the ensuing annual general meeting of the company. So company के पास पहले से कुछ directors हैं और वो additional और directors appoint कर रहे हैं company में, तो उनको हम बोलते हैं additional directors. Next we have is alternate director, means a person who is nominated to act in place of another director. So alternate समझते हो, किसी एक डायरेक्टर के बिहाफ पर जब कोई काम करता है हम बोलते हैं alternate director. Next is woman director on the board. So ये important है. The following class of companies shall appoint at least one woman director as laid down by the section 149 subsection 1 of the Companies Act. Okay. एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है वो एक वुमेन डायरेक्टर उसमें होना चाहिए एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर. एवरी अदर पब्लिक कंपनी, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 crore और मोर है, टर्नओवर 300 crore और मोर है, so in that case they must have at least one woman director. Next is nominee director. A nominee director is a director who is nominated by the board by a major shareholder or other contractual stakeholder such as bank, financial institution to represent and safeguard their interests. So student nominee director होता है जो कि अपॉइंट करा जाता है by the shareholders और company के stakeholders के behalf पर. Next is executive directors. They are the directors who are involved in the day-to-day management. So जो day-to-day activities में ध्यान रखते हैं, take care करते हैं, उनको executive directors बोलते हैं, whole time directors भी बोलते हैं. Next we have is managing directors. So managing director is one who is entrusted with substantial power of management. So जो company के management को ध्यान रखते हैं, not just day-to-day activities. ठीक है, so they are the managing directors, MD. Non-executive directors जो कि they are not involved in the day-to-day management of the company और उनकी कोई management positions नहीं होती, they are non-executive directors. Next and very important is independent director. ये बहुत important है कि independent director कौन होता है. Independent director in relation to a company means a director other than the MD or a whole-time director who, in the opinion of the board, is a person of integrity and possess relevant expertise and experience. So सबसे पहले independent director वो है जो एक MD नहीं है, whole-time director नहीं है, ठीक है, but he as a person possess some expertise, experience, उसमें उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और हु इज नॉट अ प्रमोटर, वो प्रमोटर भी नहीं है. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम प्रमोटर भी नहीं कह सकते. हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स, हु हैज और had no pecuniary relationship other than the remuneration as such directors are having transactions not exceeding 10% of his total income with the company, none of whose relatives
has or had pecuniary relationship or transaction with the company, who neither himself nor any of his related relatives hold or has held the position of key managerial person, holds together with his relative 2% or more of the total voting power of the company, is a chief executive or director by whatever name called of any NPO that receives 25% or more of its receipt, who possess such other qualification as may be prescribed. So basically students, ये जितने भी पॉइंट्स थे बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर जो कि एमडी नहीं है और ना कि होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, और बट वो पर्सन है हु हैज इंटीग्रिटी, possess एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत सारा रेलेवेंट एक्सपर्टीज है, बट जो प्रमोटर नहीं है कंपनी का, ना कि कंपनी से रिलेटेड है, ना कंपनी के किसी मेंबर के साथ कोई रिलेशनशिप है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन केसेस में भी नहीं हो सकता. तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. So 5 years term में independent director की, that independent director shall hold office for up to 5 consecutive years in the board of the company, और वो reappoint भी हो सकता है by passing a special resolution. Next is qualification of independent director. As per Rule 5 of the Companies Act, then independent director shall possess appropriate skill, expertise. अब independent director skillful होना चाहिए, उसके पास relevant skills होनी चाहिए, experience होना चाहिए, knowledge in the field of finance, law, management, technical, जो भी requirement है, but he should possess some skill, some expertise. Now, number of independent directors. So, every listed public company shall have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors. So, आपके पास maximum अगर आप 15 directors रख सकते हो, तो उसमें से 1/3, that is 5 directors should be independent directors. और at least 2 independent directors होने चाहिए following cases में. Then there is manner of selection of independent directors. This you will go through yourself. Our next topic is small shareholders director. Section 151, 151 of the Companies Act 2013 provides that a listed company may have one director elected by small shareholders. Small shareholder means a shareholder holding shares of nominal value of 20,000 or less. Okay. The appointment of a small shareholder director is not mandatory. A listed company may opt to have a director representing small shareholders. So small shareholders director का क्या मतलब है कि जो भी आपकी कंपनी में small shareholders हैं, जिनके पास कम वैल्यू के शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 और उससे कम के आपके पब्लिक कंपनी में लेस देन दैट अमाउंट के शेयर्स हैं, सो उनके पास एक राइट है टू इलेक्ट वन डायरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. वो डायरेक्टर जिसको स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. Next topic is legal position of directors. Directors are the persons duly appointed to direct and manage the affairs of the company. अब हमें directors का purpose तो पता चल गया कि directors क्यों appoint होते हैं company में, to direct and manage the affairs of the company. जो company के activities हैं, day to day management है, उसको look over करने के लिए directors are appointed. ठीक है. सो डायरेक्टर्स की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. कोई कहता है कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स हैं, सम सेज दैट डायरेक्टर्स कंपनी के ट्रस्टीज हैं, सम से दैट डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग पार्टनर्स. सो हम इनको डिस्कस करते हैं. डायरेक्टर्स एज एजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज कि डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट भी हैं. Directors are used as agents of the company for the conduct of its business.
Directors act on behalf of the company, and acting on behalf of the company make the company liable on it and not themselves. The directors cannot be held personally liable for any default of the company. Like agents, directors shall conduct business of the company with care, skill and diligence. तो स्टूडेंट्स डायरेक्टर्स को एजेंट कहा जाता है कंपनी का बिकॉज वो कंपनी के बिहाफ पर लाइक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है जहाँ पर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर डिसीजन लेता है जस्ट लाइक दैट डायरेक्टर्स भी एजेंट हैं कंपनी के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं अगर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए डायरेक्टर्स लाइबल नहीं है कंपनी विल बी लाइबल फॉर एनी डिफॉल्ट. Next is directors as trustees. Directors are also described as trustees of the company. They must account for all the money over which they exercise control. Their acts and dealing must be for the benefit of the company. So अगर आप किसी के ट्रस्टी हो इसका मतलब है आप उसके हमेशा गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए ही काम करोगे. So just like डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनीज का मतलब है कि वो डायरेक्टर्स हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए ही अपनी एक्टिविटीज करेंगे डीलिंग करेंगे वो अपना पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट के लिए कोई भी कंपनी की एक्टिविटीज या कोई भी कंपनी के डिसीजंस नहीं लेंगे दे विल एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी इसलिए उनको ट्रस्टी बोला गया है वो कुछ भी मिस यूज नहीं करेंगे कंपनी की पावर को. ठीक है. The directors of a company are trustees of the company with reference to their power of applying funds of the company. Because company का जो भी fund है उसको use उसको कौन use कर रहा है directors. So directors को trustee बोला गया है because they should act in the benefit of the company. कंपनी के फायदे के लिए ही कंपनी के benefit के लिए ही they should use, they should control, they should act and deal for the benefit of the company. Next is directors as managing partners. Directors represent the shareholders to conduct the business of the company on their behalf. They enjoy vast power of management of the company and perform many functions which are in the nature of prosperity. For example, allotment of share, raising loan, investment of funds of the company. This gives the impression of directors being the active partners and the shareholders appointing them as dormant partners. So basically students जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स तो उनको ही बोला जाता है बट कंपनी को मैनेज कौन करता है डायरेक्टर्स. सो ज्यादा पावर डायरेक्टर्स के पास होती है बिकॉज दे आर द वंस जो कंपनी में कैपिटल रेस करते हैं शेयर्स अलॉट करते हैं. तो देखा जाए तो active partners directors हैं because they are doing lot of activities they are acting on behalf of the company they are actually managing the company. So directors managing partners भी हैं directors agent भी हैं and directors trustees भी हैं. So last topic for today is disqualification of director. बाकी हम rest of the section we will do in the next class. इसके बाद I will take your doubts. जो भी topic that you want me to repeat or anything जो आपको दोबारा से समझना है आप बताना. Our last topic for today is disqualification of director. Following person cannot be appointed as director. Section 164 कहता है कि a person found by a court to be of unsound mind. अगर कोई person unsound mind है तो वो director नहीं बन सकता. अगर वो next is अगर an undischarged insolvent अगर कोई person insolvent है then he cannot be qualified as a director. A person who has applied to be adjudged as insolvent and his application is pending. अगर किसी ने अप्लाई करा है कि मुझे insolvent डिक्लेयर कर दो बट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ then also आप उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. A person who has been convicted by the court. अगर किसी person को कोर्ट ने कन्विक्ट करा है उसको imprisonment मिला है for any criminal offense then also उसको that person cannot be appointed as a director. An order disqualifying him from appointment as a director. अगर किसी person को कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है that this person cannot
बी अ डायरेक्टर, उसको कोर्ट से ही ऑर्डर आए हुए डिस्क्वालिफिकेशन के, तो देन ऑल्सो आप उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स जो बताते हैं कि किन सिचुएशंस में डिस्क्वालिफिकेशन होती है डायरेक्टर्स की। So we will continue in the next class with the number of directorship. यहाँ से हम next class में continue करेंगे। अभी I'll switch to your doubts. आप question and answer section में mention कर सकते हो आपको जिस भी topic पर doubt है या जो भी आप दोबारा समझना चाहते हो। So insanity means that you have mental problem. ठीक है, you're not you cannot do logical reasoning. आप एक rational decision नहीं ले सकते, कोई mental illness है, mental problem है, so understanding उतनी नहीं है। या जब हम कहते हैं that person is of unsound mind का क्या मतलब है कि उसका माइंड इतना साउंड नहीं है, इतना परफेक्टली वर्क नहीं करता कि वो डिसीजन ले सके प्रॉपर। स्टैम्प ड्यूटी स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी ऑफिशियल काम करते हैं तो एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी पर कि एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है कि आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। इसकी पीडीएफ आई विल शेयर द पीडीएफ इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसका भी एक और सेकंड पार्ट रहता है, तो आई विल शेयर बोथ द लिंक ऑफ दैट पीडीएफ इन द नेक्स्ट क्लास। एंड इससे पहले की सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है इन द लास्ट क्लास। डीमटेरियलाइजेशन, सो डीमटेरियलाइजेशन होता है कि जब हम अपने फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो अभी तक पहले क्या होता था, टिल बिफोर 1995 आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था कि जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता था कि आपके पास फॉर एग्जांपल रिलायंस के इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड दे आर इशूड इन योर नेम। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि इसमें आप कन्वर्ट कराते हो अपने फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स को इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू डिपॉजिटरी। जैसे कि डिपॉजिटरी कौन होते हैं, बैंक्स। आप अपने बैंक को देते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप बैंक के पास गए कि आप प्लीज ये मेरे सरेंडर कर दो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड प्लीज कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और वो क्या करेंगे, आपके अपने बैंक में ही आपका एक डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। उसके अंदर आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उसको क्रेडिट कर देंगे आपके पास। जैसे हमारे पास नेट बैंकिंग में एंट्रीज आती है ना, जस्ट लाइक दैट इसमें लिखा होगा कि आपके पास अब इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। रोटेशनल डायरेक्टर का मीनिंग है कि जैसे कि एक टेन्योर होता है फिक्स, कि आज एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, जैसे कि केशव आपको अपॉइंट करा है एज अ रोटेशनल डायरेक्टर फॉर 5 years। तो इसका मतलब 5 साल बाद आपका जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा और आपको रिटायर होना होगा। अब आप डायरेक्टर बने थे, वो रोटेशनल है, 5 साल बाद सम अदर पर्सन हैज टू बी दैट डायरेक्टर। सो रोटेशनल डायरेक्टर में ये होता है कि आपको आफ्टर योर टर्म आपको रिटायर होना होता है, ठीक है। बट ये भी है कि रिटायर होने के बाद आप रीअपॉइंट भी हो सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट एक बार वो रोटेशनल है, इट हैज टू चेंज। डायरेक्टर जो होता है वो सब कुछ देखता है। अब आपने डायरेक्टर्स के बहुत सारे टाइप पढ़े, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो डे टू डे एक्टिविटीज को लुक ओवर करता है, ठीक है, टू मेक श्योर कि कंपनी में जितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के जितने अफेयर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट लाइंस हैं कंपनी में, जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, टू मेक श्योर इसकी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रॉपरली हो रही हैं, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल। जैसे डायरेक्टर्स हेड होते हैं, डायरेक्टर्स के अंडर मैनेजर्स होते हैं, उनके अंडर सब मैनेजर्स होते हैं।
फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर स्टाफ होते हैं, सीनियर होते हैं, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चलती है. बट डायरेक्टर्स आर द हेड्स, दे आर द वंस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज एंड सुपरविजन ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स का मेन रोल कंपनी में सुपरविजन है, टू मेक श्योर सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है, चेक करना. आई एम नॉट श्योर ये कौन सी यूनिट है. मैं आई एम रेफरिंग अनिल कुमार बुक, तो मैं चैप्टर वाइज चल रही हूँ. आई थिंक यूनिट 2 के पास होगा, यूनिट 2 या यूनिट 3 के अराउंड होगा ये वाला चैप्टर. बाकी आप बुक में या सिलेबस में आप रीड कर सकते हो, यूनिट 2 में जाके देख लो कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं. डी फैक्टो डायरेक्टर. डी फैक्टो डायरेक्टर हमने पढ़ा था. डी फैक्टो डायरेक्टर कौन होते हैं? सो डी फैक्टो डायरेक्टर्स आर द वंस, ठीक है, जो प्रिटेंड करते हैं, जो दिखाते हैं कि वो डायरेक्टर हैं, हु होल्ड देमसेल्फ एज अ डायरेक्टर. जैसे मैं कंपनी में मेंबर हूँ, ठीक है, मैं बिहेव ऐसे करूंगी जैसे मैं डायरेक्टर ही हूँ कंपनी की, इसको ऐसे होना चाहिए, मेरा बिहेवियर बिल्कुल डायरेक्टर जैसा है, बट मैं डायरेक्टर हूँ नहीं, बिकॉज या तो मेरी क्वालिफिकेशन मीट नहीं करती, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ डायरेक्टर के लिए, ठीक है, या मेरे को वैसे ही डिस्क्वालीफाई करा हुआ है कि मैं डायरेक्टर बन नहीं सकती. बट डी फैक्टो डायरेक्टर हु प्रिटेंड्स, हु होल्ड देमसेल्फ एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर है नहीं बट बिहेव वैसे ही करेंगे. अनुष्का, टेक्निकली डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं होती कि शेयर होल्डर से ज्यादा, बिकॉज कंपनी के ओनर्स तो हमेशा शेयर होल्डर्स ही रहेंगे. दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट अगर देखा जाए तो पावर उनके पास टेक्निकली नहीं है डायरेक्टर्स के पास शेयर होल्डर से ज्यादा, बट दे वर्क मोर देन द शेयर होल्डर्स. ओनरशिप शेयर होल्डर के पास है, बट उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी उनके फंक्शंस हैं या जो भी ड्यूटीज हैं वो डायरेक्टर्स की शेयर होल्डर से ज्यादा है. डायरेक्टर्स ही सारे काम कर रहे हैं. दे आर taking they are supervising the activities of the business. वो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, वो ही शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, वो ही शेयर्स इशू कर रहे हैं. तो डायरेक्टर्स जो हैं उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है देखने, मतलब टेक्निकली वो ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको एक्टिव मेंबर्स बोला गया है कंपनी का. वैसे पावर तो शेयर होल्डर के पास ही रहेगी, पावर में कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, बट जो रोल है वो डायरेक्टर्स का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ देयर ड्यूटीज, इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में हमने पढ़ा था, एक बार हम इसको देख लेते हैं. सो क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर आई थिंक अभी टॉपिक आगे आएगा, तो देन वी विल डिस्कस दैट. अभी हमने क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, जिसके अंदर था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड हैव प्रॉपर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज. अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, फाइनेंस कंपनी के हैं, तो उसको प्रॉपर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज हो या मैनेजमेंट हो, जो भी फील्ड के हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए. डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी का मतलब है कि दे शुड ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ. डायरेक्टर हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के गुड फेथ के लिए हमेशा अपने डिसीजंस लें, एक्टिविटीज लें, कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंपनी को यूज ना करें. तो जैसे कोई आपका ट्रस्टी होता है ना, तो उस पर एक ट्रस्ट फैक्टर करा जाता है कि वो कुछ भी करेगा वो आपके बेनिफिट के लिए होगा. So just like that, directors as trustees of the company means कि वो हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए ही, कंपनी के गुड फेथ के लिए ही, जो कंपनी के लिए फायदेमंद है या कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, वो ही एक्टिविटीज, वो ही डीलिंग्स करेंगे. तो then we call as that directors are trustees of the companies. PDF of all the chapters
I will share in the next class. Disqualification of directorship. So disqualification of directors, जब by court आपको नोटिस होगा कि आपको दैट यू कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर, आप नहीं बन सकते डायरेक्टर, या अगर कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो डिस्क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या अभी डिक्लेयर हुआ नहीं, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, देन ऑल्सो वो डिस्क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। Unsound mind means that he has not he is not able to take that decisions, logical reasoning नहीं कर सकता, तो then also वो director नहीं बन सकता, disqualified from being a director. Yes, I will discuss exam related question, don't worry, but I will do that in the last 2-3 classes. So executive director who looks after the day to day activities, and nominee director होता है जब nominee जब आपको अपॉइंट करा जाता है बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाय द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब एक कंपनी में स्टेक होता है, कभी कभार बैंक्स कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर आपने एक कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया है बैंक से, सो कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया है बैंक से, तो जो बैंक है वो स्टेक होल्डर है, बिकॉज ही हैज टू टेक दैट मनी फ्रॉम द बैंक, उसको पैसा लेना है बैंक से, बैंक ने पैसा लेना है कंपनी से। सो इन दैट केस नॉमिनी वो अपना, उनके पास जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उनके पास राइट होता है टू अपॉइंट वन नॉमिनी डायरेक्टर। वो अपने बिहाफ पर एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है नॉमिनी डायरेक्टर। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दैट आपके पास फंड्स नहीं है, आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर गए हो, आपके पास बहुत सारी ऑलरेडी लायबिलिटीज है, आपने बहुत सारा आपने अपने जो भी आपके क्रेडिटर्स थे उनका पैसा देना है, तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर जाते हो, कि आप डिक्लेयर कर देते हो ऑफिशियली कि मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस पब्लिक को पे करने थे, बट आई डोंट हैव फंड्स, आई डोंट हैव सोर्सेज, मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ। जैसे अगर हिंदी में सुना होगा तो दिवालिया बोलते हैं ना, इस पर्सन का दिवालिया निकल जाना मीन्स दैट पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, की एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, ये आपको बताया गया है। ये इट इज अप टू द चॉइस ऑफ द कंपनी कि वो कौन से डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको इतने मिनिमम इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने ही हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके पास होने चाहिए। सो ये तो डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपकी नॉलेज के लिए, एंड ये वेरी करती है कंपनी कौन से डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती है, मैंडेटरी नहीं होते सारे टाइप्स के डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। लियन ऑन शेयर मींस कि जब कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स को बोल देती है कि आपने जो कंपनी का पैसा देना है, मेंबर्स ने कंपनी से डेट लिया है, जैसे सपोजेटली मेंबर्स ने कंपनी से 10 लाख रुपीस का लोन लिया है। अब वो मेंबर के पास कंपनी के शेयर्स भी हैं और कंपनी से लोन भी लिया है। अब वो कंपनी को पे बैक नहीं कर रहे फॉर सम टाइम, तो कंपनी क्या करेगी, लियन ऑन शेयर्स, वो कहेगी आप अपनी कंपनी के शेयर्स को कहीं आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आप हमारा डेट है उसको पे बैक नहीं करोगे। तो लियन ऑन शेयर्स कंपनी के पास एक सिक्योरिटी है इन टर्म्स ऑफ शेयर, जो वो अपने पास रखती है कि जब तक जो भी कंपनी का मेंबर है वो अपनी डेट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा, अपनी लाइबिलिटीज पे बैक नहीं करेगा, तो मेरे पास जो उसके शेयर्स पड़े हैं मैं उसको फ्रीज कर लूंगी, मैं उसको दूंगी नहीं, उससे ओनरशिप ले लूंगी। तो लियन ऑन शेयर्स मींस कि जो भी कंपनी है उसके पास एक सिक्योरिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ शेयर फॉर द डेट ऑब्लिगेशन। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जब मैं लिंक आपको पोस्ट करती हूँ, पब्लिश करती हूँ, जैसे लास्ट क्लास में करा, तो आप लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो?
PDF डाउनलोड आई थिंक जब आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ उसको आप क्लिक करते हो तो वन ड्राइव खुलती है, उसको ओपन करोगे तो वहां पर डाउनलोड इजीली ऑप्शन है, वैसे डाउनलोड हो जाएगा। नॉमिनी मीन्स कि जैसे इस केस में नॉमिनी डायरेक्टर था कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पर आप एक नॉमिनी डायरेक्टर जो उनको रिप्रेजेंट करे, जो उनके प्रेफरेंस का हो, ठीक है। वैसे नॉमिनी का मतलब होता है कि जो आपके बिहाफ पर जो हो, जो आपके बिहाफ पर काम करे। जैसे अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको एक नॉमिनी भी मेंशन करना होता है कि इन केस आप अवेलेबल नहीं हो या इन केस ऑफ योर डेथ और इन केस ऑफ योर मिस हैपनिंग कुछ भी हो जाता है तो हम किसको रीच आउट करें। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो दैट इज अ नॉमिनी डायरेक्टर। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है ऑफ कन्वर्जन, जो हमने डीमटेरियलाइजेशन पढ़ा ना कि फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिक्योरिटीज को, तो वो थ्रू डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी क्या है, एक इंटरमीडियरी है जो कि क्या करता है, इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस है। अगर आप डिपॉजिटरी का एग्जांपल है बैंक्स, फॉर एग्जांपल है ये एग्जांपल, एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या करते हैं आपके बिहाफ पर, आप अगर चाहते हो तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाएंगे, ये हमारे पास फिजिकल फॉर्म में पड़ा है, डिपॉजिटरी है हमारा बैंक, तो वो इंटरमीडियरी है, आपके बिहाफ पर वो कन्वर्ट कर देंगे आपके फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और कैसे करेंगे, पहले आप उनको सरेंडर करोगे, उसके बाद वो आपसे लेकर आपके ही एक अकाउंट बनाएंगे जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं, उसके अंदर क्रेडिट कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे हैं कंपनी के। स्टूडेंट्स, डायरेक्टर के अंडर कौन कौन आते हैं, पूरी चेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। अब डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके अंडर फॉर एग्जांपल आ सकते हैं सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर के अंडर आते हैं मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंडर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर आते हैं सीनियर, सीनियर के अंडर आते हैं स्टाफ। तो ये मैं एक कंपनी की चेन बता रही हूँ जो मैंने देखी है। अब इट कैन वेरी, कहीं पर इनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। आप वहां पर कोई बोलता है एसोसिएट, फिर बोलता है सीनियर एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, तो इट कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। बट इतना समझो दैट डायरेक्टर्स आर द टॉप मोस्ट, दे आर द हेड्स। यस स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट। कोई भी डिसीजन डायरेक्टर्स अपने होल सोल नहीं ले सकते, दैट इज ट्रू। वो उनको शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी होगी। डायरेक्टर्स को सिर्फ एक्टिव मेंबर्स बोला गया है, दे आर मोर एक्टिव इन द शेयर होल्डर्स बिकॉज उनकी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, दे टेक मोर डिसीजंस। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मीनिंग है जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। अगर आप एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके अंदर उसमें कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कंपनी का बहुत कम शेयर है, लेस देन 20,000 वैल्यू है, तो उनको भी एक राइट गिवन है कि वो भी अपने प्रेफरेंस से एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं उनको हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं। So students, next class में again I will share all the PDFs. मैं फिर से link post करूँगी in the next class. So that's all for today. Thank you for your time. And the part that I'm skipping and the part that I don't discuss in the class is all your homework because my approach is कि मैं आपको concept clear कराऊँ हर topic का, बाकी जो अंदर उसके प्रोविजंस हैं, जो अंदर उसके सब पार्ट्स हैं, वो आपका होमवर्क है, वो आप रीड आउट करोगे, गो थ्रू करोगे, एंड कोई भी डाउट होगा आई टेक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।